मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। धन्यवाद सर। एक मिनट आगे बढ़ो, दूसरा अम्बेडकर इस्लाम साहेब आगे बढ़ो। वहां से लीजिए, वहां 85। मुसलमान का अलग दे दो, कि हमको हिंदू अलग, बात समझ रहे? तो इसी तरह से अभी हिंदू मुस्लिम की चर्चा पूरे देश भर में ये चल रहा था। और आपको जो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बीजेपी का नुपुर शर्मा के माध्यम से वो बात बुलवाया गया। जब बुलवाया गया तो क्या उनकी बात बुलाई गई? आप सारे लोग जानते हैं, किसी भी महापुरुष उन्होंने हमारे पूर्वज, जो हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वज के बीच में भी कोई आलोचना करे, हम तो कहेंगे नहीं कि गलत है। क्या सर? किसी भी महापुरुष, अरे हम तेरे महापुरुषों से कोई हम चर्चा नहीं करते, तेरी हम आलोचना नहीं करते, तो मेरी आलोचना क्यों करते हो? अब इस तरह से हिंदू मुस्लिम का क्या करते हो? तो ये देश को पुनः देश को बांटने की योजना थी कि पुनः यहाँ पर मुस्लिम राज्य, मुस्लिम देश और उस देश को ही अलग किया जाए। जब ऐसा किया जाएगा तो क्या होता? जब इस्लाम साहब लगा पुनः भारत बंद हो। अभी आपको 25 जून को हमने पुनः भारत बंद किया। ये सारा चीज चर्चा उनकी बंद की। हम तो दिखा रहे ना, नेताजी कुछ नहीं कर रहे। हमारे लोग जब आज रोड पर करने लगे, नेताजी को भी मालूम हो गया, अरे इनके पास भी लोग हैं तो क्या करे? अब नेताजी के बारे में करे, नेताजी कह रहे हैं हम तो जनगणना नहीं करा सकते। ये तो केंद्र की बात है, हम गणना करा सकते हैं, ये जरूर आप लोग सुना। नेताजी कितने जानकार हैं, कितने समझदार हैं, नेताजी के बारे में क्या हमारे आकलन है, ये जानकारी होना चाहिए। नेताजी क्या कर रहे हैं? हम जनगणना नहीं करा सकते, हम गणना करा सकते हैं। आप प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, गणना और जनगणना का मतलब समझते हैं? बोलिए, जब गणना और जनगणना का आपको मतलब ही नहीं मालूम है तो आप कहाँ खड़ा होंगे? सवाल है कि नहीं? जनगणना का मतलब होता है, जैसे हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मेरी गिनती होगी, हमारी गिनती होगी, क्या होगी? ये शेड्यूल कास्ट है कि नहीं, शरीर में कौन कौन सी कमी है, इसके पास कौन कौन सी जरूरत है, आवश्यकताएं है, यानी 23 तरह का प्रॉब्लम होता है। उस 23 तरह गिनती हो गया 10.5%, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गिनती हो गया तो 10.5% 52% कितना हो गया? कितना हो गया? 62.5%। यदि 62.5% ये लोग, हम इधर से लोग 85% के लोग जाएंगे और 22.5% इधर के लोग चले गए हैं तो 22.5 62 कितना हो जाता है?
कितना हो जाता है? 84-85% हो जाएगा। 100 में 15 में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, दिखाई पड़ेगा? बोलिए, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। जब जैसे ही जाएंगे तो एक कोलबराइजेशन इन लोगों के बीच में भी घनिष्ठता होगी, जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक जो हम लोगों के बीच में दे रहे हैं, क्या उनके अंदर में मान्यता नहीं लगेगा कि हमको किसके साथ रहना है? बोलिए सर, उनके अंदर में जगेगा कि नहीं? जब उनके अंदर में जगेगा तो क्या करेंगे वो लोग? हमारे अंदर में 85% की राज की हुकूमत बिना पढ़े पढ़ाए लोग पढ़ जाएंगे कि नहीं? अब इससे है ब्राह्मण को खतरा। यदि ये 85% के लोग यदि इस तरह की बात हो गया तो कहीं रहेंगे, डर जाएंगे सर। दूरबीन लगान को ढूंढना पड़ेगा, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कहने ब्राह्मण गया। कांशीराम दिल्ली के वोट क्लब के मैदान में 10 लाख लोगों के बीच में 14 अप्रैल 1984 को जब वोट क्लब के मैदान में भाषण दिया था, हम थे उस भाषण का साक्षी। मेरी पहले बहुत ख्वाहिश थी, कोई भी नेता भाषण देता था हम सबसे पहले उसके सामने जाकर बैठते, जैसे पीछे सर लोग हमारे बैठे, पीछे कभी नहीं, मेरा रिकॉर्ड है। तो ऐसा बैठते थे तो हम लिखते थे, भाषण क्या करते थे, लिखते थे। 40 से ज्यादा भाषण कांशीराम का हमने रिकॉर्ड किया। जब वो भाषण देने के लिए जैसे ही गए तो वो भाषण में पहला भाषण था, आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना। उन्होंने पहला भाषण दिया क्या, पूरे देश के लोग उस जगह पर आएंगे। बस बहुत लाठी डंडा मार, बहुत विरोध हुआ, बहुत क्या नहीं हुआ, कोई चीज बचा नहीं था। जितना उन लोगों को करना था लेकिन किया। लेकिन हम यहाँ पर 10 लाख करीब के करीब वहाँ जब पहुँचे हुए थे, 278 जाति के लोग पहुँचे थे। कितना? 278 जाति के लोग पहुँचे हुए थे। तो सबके पास कांशीराम साहब का अधिकार, लेकिन साहब को तो इतना ही था, सब जतिये के नाम है। एक साथ 278 जाति का कांशीराम साहब ने नाम लेते हैं। क्या मैं यहाँ पर जो आए हैं, मुझे यकीन और विश्वास है कि आप बहुत लाठी डंडा मार खाते हुए, युद्ध जाति अत्याचार सहते हुए इस मैदान में आए हैं। मुझे यकीन और विश्वास है कि यादव आया है, कुर्मी आया है, कोयरी आया है, बढ़ी आया है, लोहार आया है, सोनार आया है, चमार आया है, निषाद आया है, भंगी आया है, डोम आया है, अंसारी आया है। इस तरह से मतलब आदिवासी और सारे समाज के जाति के लोगों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण यकीन और विश्वास है कि इस समाज के जाति के लोग, समूह के लोग आए हैं। लेकिन यदि भूल चूक से भी यदि कोई यहाँ ब्राह्मण आ गया है तो मैं उनको 5 मिनट का मौका देता हूँ, वो कृपया कर करके इस जगह मैदान को खाली कर दे। क्या कहा? मैदान को अब आपको मालूम होना चाहिए जो स्टेज पर क्या करने जा रहा है कांशीराम। ये माइक अवेदी जो लिए हुए थे, ये कैमरा जो लिए हुए थे, और जो बहुत ब्राह्मण जो लोग आए हुए थे, क्या बोलता है, क्या करता है, ऐसा करके करने मन चला था। अब वे सब लोग को कांशीराम ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग कहीं कुछ कर न दे। कुछ नहीं कर सकते, हमारे लोग कहीं कुछ कर न दे। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 मिनट में आप मेरा मैदान को। अब जो वहाँ लोग गए थे, जब इतना लोग है और उसने अपनी पर कोई जिम्मेवारी लेने की गति नहीं की, क्या लगे? भाग जाओ, मौका है, भाग जाओ, मौका है। ऐसा कहने का मतलब है हमारे पुरखा नेता ऐसा थे, आज नेता कैसा है हमसे ज्यादा बेहतर था।
अरे हम क्या चाहते थे, हम भारत के लोग हैं। यहीं पर भी एक नेता हुए थे, आज भी उसका पोता कर्नाटका का क्या है, नहीं, कर्नाटका का पीएम कौन है, पेरियार रामास्वामी नायकर के रामास्वामी मुख्यमंत्री है ना। अब उनका दादा का क्या नाम था, एच.डी. देवगौड़ा। उनके दादा का क्या नाम था, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा यही भारत का क्या थे, प्रधानमंत्री। आज सारे लोग भूल जाते। जब वो कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरे सामने ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, हम इसके वंशज हैं। किसके वंशज है, मेरे सामने ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। आप गौर करके आप देख लीजिए, एक भी ब्राह्मण लोकसभा की दरवाजे ही बंद। और कीजिए, हम प्रधानमंत्री हैं, उदाहरण है ना सर, ऐसा कायम कर न दिया, आज भी कर रहे। वहां पर यदि उधर कोई भी ब्राह्मण को जो वोट देता है उसको पनिशमेंट मिलता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्राह्मण को यदि कोई वोट भी दे दिया तो क्या होता है, उसको पनिशमेंट होता है। हमारे यहाँ क्या है, ब्राह्मण से डर है, वहां ब्राह्मण को डर है घुसने से, है ना। और यहाँ क्या है, सर माथे पर हालत, जो सर हाथे पर ले गए वो कहाँ हो गए, जो सर माथे पर ले गए वो उनको क्या किया, उनका लीडरशिप खत्म किया, उनका चरित्र हरण किया। चरित्र हरण मत समझते हैं, गलत लांछना लगा करके आपके व्यक्तित्व और कृत्व को समाप्त करना, क्या होता है कि नहीं। आज हमारे लालू प्रसाद यादव जी के पास क्या हुआ, दूसरा कुछ नहीं हुआ, वही हुआ। कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप कर्नाटका को देखिए, कर्नाटका में क्या है, यदि कोई विधायक है या कोई एमपी है, 100 में 80% क्या है, पीएचडी है, इंजीनियर है, डॉक्टर। कितना है सर, 80%। 100 में परसेंटेज निकालिए, 100 में 80% डॉक्टरेट किया हुआ है, इंजीनियर है, डॉक्टर का एमबीबीएस है। झोला छाप मच्छर मार नहीं है। बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, यदि हम कहेंगे इस आधार पर कि जाओ जो ब्राह्मण से दूर रहा, आज वो अच्छा है कि नहीं हमारा। वहाँ एक भी ग्रेजुएट अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ भी वहाँ का संख्या जो है, अनपढ़ की संख्या है ही नहीं। वहाँ का 99.7% वहाँ का लिटरेसी है। 100 में 0.3 में कहेंगे सर, 100 में 0.3 लिटरेसी है। अब कौन लिटरेसी सुनता होगा, जो दिमाग से पागल होगा, जो शरीर से कुछ करने लायक नहीं होगा, जो अपाहिज होगा, ऐसा। मैं कह रहा हूं कि ये जो बात बताया, हमने क्या बताया, राजनीतिक हस्तक्षेप के क्रम में बाम सेठ ने ये काम किया और बाम सेठ ने ये बात आपको बताया। दूसरा हमने बताया कि यदि ये देश क्या है, संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ। अरे हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मेरे बाप दादा ने भारत की संविधान लिखी और हमारे बाप दादा की औकात थी कि जो भारत का संविधान लिख सके। गर्व के साथ हम ये, उनके बाप दादा क्या करते हैं, उनके बाप दादा ने क्या किया, अरे हमारे बाप दादा का लिखा हुआ किताब जला रहा है। लिखने की तो क्षमता नहीं है, लिखने की तो क्षमता ही नहीं है। अरे हमारे बाप दादा का लिखा हुआ को क्या कर रहा है, वो जला रहा है। तो इससे भी कोई नालायकी का हद होता है, बोलिए। अभी आपको हरियाणा में
मेसराम साहब का कार्यक्रम लगा था। जब वो कार्यक्रम लगा तो आपको मालूम होगा वहां पर एक कार्यकर्ताओं का नियति था कि साहब यहाँ पर आएंगे, एक हॉल बुक किया। जिस तरह से ये ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा जैसे किया गया, शासक वर्ग को लगा कि रोहतक में डीएनए के आधार पर चर्चा कराने के लिए ये हॉल बुक किया है, तो ये तो बड़ा खराब चीज है। जब ये खराब चीज है तो जाके वहाँ के ब्राह्मण डीएम को मिला, नवीन पाठक करके अगर को परमिशन की जरूरत है और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई काज करने की हमें जरूरत है, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ ब्राह्मण को जब मालूम हो गया तो आपको मालूम होगा वो कहा कि हमारे जितने जो लोग थे, चाहे नौकरी करने वाले थे, जवान थे, बुढ़ा थे, हर तरह के लोगों के बीच में समझदारी आ गई। नौकरी पेशा में काम करने वाले थे, कल कारखाना में काम करने वाले थे, सारा चीज से वो निकाले जा रहे हैं। भुखमरी महंगाई के दो तरह के संगठन पूरे देश भर में रखते हैं। एक संगठन होते हैं मास लोग और एक संगठन होता है कैडर। दो ही तरह का संगठन पूरे विश्व में चलती है। कम्युनिस्ट कैडर संगठन है, बीजेपी कैडर का संगठन है, आरएसएस उस कैडर का निर्माण करती है, कांग्रेस कैडर संगठन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए बीजेपी के 228 संगठन कैडर का निर्माण करने का काम करते हैं। कितना? 239 कम्युनिस्ट के कैडर निर्माण करने का काम करते हैं कांग्रेस। 137 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, कैडर निर्माण करने का, कैडर का प्रशिक्षण देने का काम करता है। और आज के डेट में जो भाम सेप है 87, जिसका व्यूज आज के डेट में हम खड़ा कर कितना खड़ा कर सके हैं 87, जिसमें भाम सेप जो है वो पूरे देश भर में 87 संगठनों का चलाने, दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करता है। जिसका एक संगठन जो राष्ट्रीय अत्याचार निवारण समिति है, जिसका मैं प्रभारी हूँ और आप लोग के बीच में यहाँ उपस्थित। यदि इसी तरह से 87 विंग्स के लोग, यदि हमारे जैसे जिसको कहा जाएगा मथा फिरे हुए लोग, क्या कहा सकते हैं हम अपने को? हमको दुश्मन के पूर्वज के, दुश्मन के संघर्ष, दुश्मन के संगठन, दुश्मन के खाद पानी से हम चल रहे थे। क्या सर? हम किसके अधीन से चल रहे थे? दुश्मन के अधीन से चल रहे थे, दुश्मन की संगठन में ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन जब मालूम हुआ तो हम कहाँ आ गए? अपना घर में आ गए। अपने घर में आ गए तो हम क्या किया? हम कहा कि अब हम पूरी जिंदगी इसी में लगाएंगे। जब भी जाएंगे वाम सेठ के मंच पर जाएंगे, दूसरा कहीं भी नहीं। आप समझ में आ रहा सर? तो ये लक्ष्य जो है, तो वाम सेठ ने पहला क्या क्या नेता के बीच में राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। दूसरा क्या बताया आपको? राष्ट्रीय स्तर पर ये जो जन आंदोलन संघर्ष करने के लिए फ्रंट का काम करेंगे। और तीसरा हमने क्या किया? यदि हमारे समाज के बीच में जुल्म जाति अत्याचार ज्यादा हो रहा है तो हम उसकी लड़ाई जिला के कोर्ट में लड़ेंगे, हाई के कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। जैसे अभी ईवीएम का मुकदमा वामन मेश्राम पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। ये आप सारे लोग को अत्याचार क्या होती है, आपको एक उदाहरण आपके जिला का, इसी जगह का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बगल में जो लोग हैं, आते ही उन्होंने हमसे एक संपर्क किया। ये राजपूत बिरादरी का, वो यहाँ अगरबत्ती बनाने का काम करता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण क्या है? क्षत्रिय लठैती करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? ये कहा कि नहीं हम व्यवसाय करेंगे। ये क्या कहा? हम लठैती, तो उसका सारा चीज बंद करा दिया। देखिए सामने कहने का मतलब है कि क्षत्रिय यदि व्यवस्था के थोड़ा सा उसके विरोध में जा रहा है तो क्या हो रहा है? पूरी व्यवस्था उसको
ध्वस्त कर रहा है। अब हम लोग SC ST OBC 85% का हालत क्या होगा, ये आपको इससे ज्यादा समझना चाहिए। जब क्षत्रिय को बकसने वाला नहीं है, वो बकस नहीं रहा है, हम आपकी इस देश के लिए समझ में आ रहा है सर। तो ये बहुत बड़ा गंभीर लड़ाई है, और बहुत बड़ा गंभीर लड़ाई की जो है, इसको कैसे लड़ा जाएगा, पूरे गांव में जिस तरह से अभी हम आए, मेरा कार्यक्रम हम कहते हैं बड़ा बड़ा लगाइए। हम यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रखंड में गए हुए हैं, ऐसा नहीं हम प्रचार के तौर पर राम प्रवेश जी और बहुत से लोग अभी है, गांव गांव में घुमा है, बहुत जगह गए, लेकिन हमने जो ये बीच खड़ा किया, आपको ये बताना चाहूंगा। अभी आपके बीच में जो शुक्र पासवान का आप नाम ले रहे थे, हम जब आए थे तो यहाँ पर जिला कोषागार पदाधिकारी, हमने उनको एक छोटा सा सवाल किया, क्या कहा, हमने कहा आप पदाधिकारी हैं, ऑफिस में थे, उनके सामने बैठे हुए थे, 10 साढ़े 10 11 बजे की समय थी। हम बोले कि आप पदाधिकारी हैं, आपको शक है क्या? देखिए मेरा शुक्र पासवान नाम है। वो कागज बोले वो हमको क्या जवाब दिए, देखिए शुक्र पासवान जिला कोषागार पदाधिकारी लिखा हुआ है। तो हम इतना बोल के हम 2 मिनट चुप हो। जब 2 मिनट चुप हो गए तो बोले कि आप कौन है? हम बोले मैं डॉक्टर गोपाल राम एडवोकेट हाई कोर्ट पटना। क्या बताया? डॉक्टर गोपाल राम एडवोकेट हाई कोर्ट पटना का मैं हूँ। और जैसे हाई कोर्ट और एडवोकेट जो बोला, डॉक्टर गोपाल राम बोला, तो वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? हो गए 0। अब हम हो गए। जैसे ही उनके दिमाग में चला, हम बोले कि आप पदाधिकारी तो हो, लेकिन 0 अच्छा क्या नहीं है। क्या बोले? पदाधिकारी तो हो, 0 अच्छा क्या कि 0 अच्छा क्या होता? समझ में आ रहा सर? अरे ज्यादा गुस्सा होगा तो कहेंगे जाओ, सामाजिक तौर पर ईमानदार हो तो मेरे साथ जुड़ जाओगे, इससे ज्यादा कुछ होगा सर? नहीं। तो बोला कि अच्छा आपके बारे में समझने के लिए कुछ हमको समय चाहिए। हम बोले आप जब बुला लीजिए। गणपत मंडल वकील साहब जो यहाँ के सारे लोग जानते हैं, हम उन्हीं के यहाँ बहुत बड़ा व्यक्ति समझता हूँ और बहुत बड़ा अपने को गौरवान्वित भी होता हूँ कि ये समाज के लोगों ने मुझको इतना सर पर चढ़ाया। इसके लिए समाज की दशा और दूसरा तारीख आपको तो 17 अगस्त को होने जा रहा है, और तो राज्य अधिवेशन की तैयारी के क्रम में ये कार्यक्रम किया गया है। शांति से। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये कहूंगा कि आप इस बस्तर जिला के सभी प्रखंड के लोगों से, प्रखंड के लोग इस राज्य अधिवेशन में सम्मिलित हो, ऐसी हमारी पहली अपेक्षा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। सभी प्रखंड के लोग, 10 ही आदमी क्यों नहीं है, 10 ही आदमी हर एक प्रखंड से आएगा, और भारत खंड से सभी जगह से लोग आएंगे, तो कितना होगा? अब जरा सा गौर कीजिए। ये बहुत बड़ा समाज निर्माण का कार्यक्रम है, और अपने पूर्वजों को जन आंदोलन को खड़ा करने का कार्यक्रम है। और इस जन आंदोलन के कार्यक्रम में आप हमें साथ सहयोग समर्थन करेंगे। इस गोरख पासवान या हमारे साथी यहाँ जिला के जो आप लोग के बीच में जो मैसेज बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, विश्वास के साथ आप लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और वाणी को विराम देने से पहले हम एक ही छोटा रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहते हैं। ये बात आप लोग के बीच में बोला, आप लोग को किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा एक अपेक्षा मेरी है, ये आपने अभी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में आपने हमें धन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना राशि है सर? 3,850 रुपया। ये तो है सर कि 3,850 रुपया ये आपके राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में आपका जाएगा। अब हमको आप लोग से केवल
हमें केवल भाड़ा चाहिए, जो हम यहाँ से औरंगाबाद आने जाने का जो भाड़ा है, इसके लिए 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, जिससे जो बने वो करके